हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर में आज हम फिर आपके लिए हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में जो पूछे गए हिंदी के प्रश्न हैं उसको लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है साथियों, करपट का तद्भव रूप निम्न में से कौन सा होता है या कौन सा है। करपट का तद्भव कौन सा है। ऑप्शन ए है कपट, ऑप्शन बी है कारपेट, ऑप्शन सी है कपूर, ऑप्शन डी है कपड़ा। तो करपट का तद्भव रूप, तद्भव यानी कि तत्सम क्या होता है, संस्कृत से सीधे लिया जाता है, और तद्भव जो होता है वो सीधे देसी भाषा में जो बोला जाता है वही तद्भव होता है, थोड़ा भटक कर होता है संस्कृत से। तो करपट का तद्भव क्या हो जाएगा साथियों, कपड़ा होगा। क्या होगा, कपड़ा होगा। और कपूर का तत्सम होगा कर्पूर, कर्पूर। ठीक, तो करपट का तद्भव क्या होगा साथियों, कपड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है इसमें से। तो सकर्मक मतलब कर्म के साथ। ठीक, ऑप्शन ए है मंदाकिनी सोती है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं जो होती हैं, तो अकर्मक क्रिया पहचानने का सरल और सीधा उपाय क्या है। आप प्रश्न पूछेंगे, जैसे इसमें पूछेंगे मंदाकिनी सोती है तो मंदाकिनी क्या सोती है, क्या सोती है, तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। अगर जवाब नहीं मिलता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया है। जब जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। ठीक, और अगर जवाब मिल जाता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। इस प्रकार हम पहचानेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को। ठीक, बी है बालिका निबंध लिख रही है। तो बालिका क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है। तो सकर्मक क्रिया ऑप्शन बी में है, बालिका निबंध लिख रही है। और ऐसे सी में अगर देखेंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी क्या उड़ते हैं, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्या से करने पर कोई जवाब नहीं मिलेगा। और बालक खिलौना पाकर हंसता है, क्या हंसता है, तो ये इसमें भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। इसमें से कौन सा है जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है वह दंड देने के योग्य है। ऑप्शन बी है 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। ऑप्शन सी है मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। ऑप्शन डी है उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो इसमें त्रुटि किसमें मिली है, वह दंड देने के योग्य है। जैसे वह दंडनीय है बोल दीजिए, या तो वह यहाँ पर क्या रहेगा, या वह दंडनीय है। दंड देने के योग्य, दंड तो वैसे ही दिया ही जाता है ना, तो उसमें देने का अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है मैं सारी रात भर जागता रहा। ऑप्शन बी है मैं पूरी रात भर जागता रहा। ऑप्शन सी है मैं सारी रात जागता रहा। ऑप्शन डी है मैं पूरी रात में जागता रहा। तो ये सारी रात जब हो गया तो भर की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, और मैं पूरी रात यहाँ भी भर जो है एक्स्ट्रा है, मैं सारी रात जागता रहा, यही इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है रजनी, ऑप्शन बी है विभावरी, ऑप्शन सी है समीर, ऑप्शन डी है निशी। तो रात्रि का क्या होता है, रजनी, विभावरी, निशी। और क्या होता है, निशी या निशा दोनों कह लीजिए। और ये जो समीर है साथियों, समीर ये किसका पर्यायवाची है, हवा का है। समीर हवा, मारुत हनुमान जी को कहते हैं ना मारुत रंजन, तो वहां से याद रखिए मारुत। ठीक, और क्या, पवमान। ठीक, पवमान, वात, वात वायु, ये सभी क्या है, हवा के पर्यायवाची हैं या वायु के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। तो मृगेंद्र का मतलब क्या होता है, इसे क्या समझेंगे। मृगेंद्र मतलब क्या होता है, मृग का इंद्र। मृग का इंद्र मतलब शेर को कहा जाता है मृगेंद्र। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दूल। चलता है शेर, उड़ती है धूल, तो ऐसे याद कर लीजिए शार्दूल। तो ये होता है सिंह का पर्यायवाची शार्दूल, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, क्या है केसरी, केसरी, नाहर। ठीक, और अहि जो है ये सर्प का पर्यायवाची होता है।
किसका होता है? सर्प, विषधर, विषधर, पन्नग, पन्नग। ठीक। और हिरण का पर्यायवाची कुरंग, कुरंग और हिरण जो है ये दोनों हिरण के पर्यायवाची हैं। ठीक। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? शार्दुल। अगला प्रश्न है साथियों, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच, रायबरेली और सुल्तानपुर किस बोली के क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी है बघेली, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा, ऑप्शन डी है अवधी। तो बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में साथियों ये अवधी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? अवधी, जो अपने फैजाबाद में भी बोली जाती है अवधी, और प्रयागराज में भी बोली जाती है अवधी। तो अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी से ली गई है, पूर्वी हिंदी से, पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसको आप ABC करके याद कर सकते हैं, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों जो हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। किसकी? पूर्वी हिंदी की। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए है जो अपने स्थान से हिल ना सके, ऑप्शन बी है स्थिर, ऑप्शन सी है अचल, ऑप्शन डी है निश्चित। तो निश्चल का मतलब क्या? जो ना चल सके, निश्चल, चल और निश, जो ना चल सके उसे निश्चल कहेंगे। तो इसमें जो अपने स्थान पर हिल सके, स्थिर और अचल, ये तीनों निश्चल के अर्थ हो जाएंगे। इसमें निश्चित जो है ये नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, कलेजे पर सांप लौटना है, ये लौटना नहीं है, लौटना, लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? ऑप्शन ए है दुखी होना, ऑप्शन बी है ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन सी है दुश्मनी निकालना, ऑप्शन डी है दीनता प्रकट करना। तो जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके विरोधी, आपका विरोधी, आपका दुश्मन जो होता है उसके कलेजे पर सांप लौट जाता है। तो क्या होता है? वो ईर्ष्या से जल उठता है। जब आपकी उन्नति देखकर आपका विरोधी जल उठेगा भाई, वो बिल्कुल जलेगा, इसमें कोई नो डाउट, डाउट करने की कोई बात ही नहीं है। विरोधी इसीलिए होते ही हैं कि आपकी उन्नति पर वो आपको वो जले और आप और उन्नति करिए। ठीक। अगला प्रश्न है, यथारुचि में कौन सा समास है? यथारुचि में कौन सा समास है? तो यथा, भर, प्रति, ये सब किस समास की पहचान है साथियों? ये अव्ययी भाव समास की पहचान है। किस समास की? अव्ययी भाव समास की पहचान है। और द्वंद्व की पहचान है, इसमें योजक चिन्ह आता है और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। और तत्पुरुष में कारक चिन्ह आते हैं, वो होता है तत्पुरुष समास। क्या आते हैं? कारक चिन्ह। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, यह अस्थावर का विलोम शब्द है, अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है सचल, ऑप्शन बी है चंचल, ऑप्शन सी है साथियों चेतन, ऑप्शन डी है जंगम। तो अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? यह होता है जंगम होता है। क्या होता है? जंगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें कुमुदनी, ऑप्शन ए जो है, इसमें दोनों पे छोटा ऊ का मात्रा और एक छोटी ई और एक बड़ी ई। इसको ठीक से देख लीजिए, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो कुमुदनी ये लिखा जाता है और पढ़ा भी ऐसे ही जाता है, कुमुदिनी। कुमुदनी किसे कहते हैं? कमल के छोटी कली को, जब छोटा छोटा कमल यानी कि जब वो छोटा रहता है, कली रहता है, उसी को कुमुदनी कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो इसमें से किस शब्द में गुण संधि है? ऑप्शन ए है हिमालय, इसमें हिमालय, चलिए इसका संधि विच्छेद करते हैं, ये होता है हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय यानी कि बर्फ का घर। तो यहां से आ निकलेगा और ये आ, ये दोनों मिलकर बड़ा। ठीक। तो ये कौन सी संधि की पहचान है? दोनों जब सजातीय मिलते हैं तो ये मिलकर दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये दीर्घ संधि की पहचान है। और इसमें इति, इत्यादि में इति प्लस आदि, आदि। ठीक। तो इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है।
ठीक। और अगला सी जो है तल्लीन जो है, इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। ठीक, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तल्लीन में व्यंजन संधि होगा। और इसमें गुण संधि पूछा गया है, तो देवेंद्र जो लिखा गया है साथियों, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र मिलकर देवेंद्र, तो जो है ऑप्शन डी में गुण संधि होगा। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय का संधि विच्छेद कौन सा है? अनु प्लस अय, अनु प्लस आय, अनु प्लस अय, और डी है अनु प्लस आय। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अनु प्लस अय। कौन सा है? अनु प्लस अय। और इसमें संधि कौन सी होगी मित्रों? इसमें होगी यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। ठीक। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला है? ऑप्शन ए है दधीचि, ये धा है। ठीक। और बी है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी है निवृत्त, ऑप्शन डी है घनिष्ठ, ये धा है। ठीक, दधीचि, ये दधीचि ऐसे बिल्कुल सही लिखा गया है। ये घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। घनिष्ठ, टा और ठा में अंतर होता है ना, तो टा थोड़ा खुला होता है और ठा पूरा ठठेरा वाला वो बंद होता है। तो घनिष्ठ जो है, घनिष्ठ नहीं, घनिष्ठा ठा बोला जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उसे मृत्यु दंड मिली, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन ए है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी है विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी है दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी है कोई अशुद्धि नहीं। तो उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, तो ये दंड और सजा दोनों एक ही चीज है, यानी कि ऑप्शन सी जो है दंड और सजा एक समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें यही जो है अशुद्धि है। ठीक। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। खड़ी बोली का और कौन सा नाम है? ऑप्शन ए है भारती, ऑप्शन बी है कौरवी, ऑप्शन सी है हरियाणवी, ऑप्शन डी है हिंदी। तो खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं साथियों? कौरवी बोली के नाम से जानते हैं। और ये खड़ी बोली जो है या कौरवी जो है, ये पश्चिमी हिंदी से विकसित है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली। तो और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं साथियों। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ठीक, तो खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन बी कौरवी, यही सही हो जाएगा। ठीक। और हरियाणवी का अन्य नाम क्या एक है? बांगरू। हरियाणवी या बांगरू जो है, इसे बांगरू भी बोल सकते हैं और हरियाणवी भी बोल सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, यानी कि जो काम अभी हो रहा है। तो ऑप्शन ए है अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी है संदिग्ध भूत। तो भूत होने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये अभी हो रही है। तो जो काम अभी हो रही है या हो रहा है, तो रहा रही का मतलब क्या है? कोई चीज चल रहा है अभी, या अभी हो रहा मतलब अभी हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अपूर्ण वर्तमान होगा। अभी हो रही है, तो जो काम पूरा नहीं हुआ है और कब हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास में तो कारक चिन्ह आते हैं साथियों, कारक चिन्ह, और द्वंद्व में योजक चिन्ह आते हैं, जैसे राम सीता। ठीक। और बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वही होता है बहुव्रीहि। और चरण कमल जो है, इसका समास विग्रह क्या होगा? कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, समान चरण। तो इसमें तुलना हो रही है, तो तुलनाधारी समास कौन सा कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है ने प्लस अन, ऑप्शन बी है ने प्लस अयन,
ऑप्शन सी है ना प्लस अन, और ऑप्शन डी है नए प्लस अन। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? ने प्लस अन होता है। और इसमें संधि कौन सी होती है साथियों? अयाधि संधि होती है, अयाधि, अयाधि संधि होती है इसमें। ठीक, अगला प्रश्न है मसृण का विलोम शब्द है, मसृण का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है रुच, ऑप्शन सी है साबुत, ऑप्शन डी है गाफिल। तो मसृण का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? रुच होता है। क्या होता है? रुच। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए है सोम, ऑप्शन बी है द्विज, ऑप्शन सी है वर्ण, ऑप्शन डी है श्रेष्ठ। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? द्विज होगा। और द्विज क्या होता है? द्विज का मतलब 2 बार जन्म। तो ब्राह्मण का 2 बार जन्म माना जाता है, एक बार तो वो माँ के पेट से जन्म लेता है, और दोबारा जो है उसका जब जनेऊकरण होता है या जनेऊ धारण करते हैं तो उनकी दूसरी उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कि द्विज कहा जाएगा ब्राह्मण को। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है साथियों? जब आप वाक्य को पढ़ेंगे और प्रश्न पूछेंगे, उसमें प्रश्न पूछेंगे और कोई जवाब नहीं आएगा, तो वो होती है अकर्मक क्रिया वहां पर। ठीक, वहां पर अकर्मक मतलब क्या होता है? जहां पर कर्म ना हो, और सकर्मक होती है जहां पर कर्म होता है। तो ऑप्शन ए है रामू खाना खा रहा है, ऑप्शन बी है चालक गाड़ी चलाता है, ऑप्शन सी है श्याम हंसता है, ऑप्शन डी है माँ स्वेटर बुनती है। तो श्याम हंसता है, अगर इसे पूछेंगे श्याम क्या हंसता है, तो कोई जवाब नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है श्याम हंसता है, इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है पुष्प, ऑप्शन सी है शलाका, ऑप्शन डी है 14। तो तद्भव क्या होते हैं? जो अपने भाषा में प्रयोग किया जाता है, जैसे यूं कह लिया जाए कि देसी भाषा में उसका अपभ्रंशन होकर जो भाषा बोली जाती है वही होती है तद्भव भाषा। और तत्सम जो होता है ये संस्कृत से सीधे के सीधे वाक्यों में प्रयोग किया जाता है या बोला जाता है। तो ये 14 जो है यही इसमें तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? चतुर्दश, चतुर्दश जो है इसका तत्सम शब्द होगा। ठीक, अगला प्रश्न है पगड़ी रख घीचक क्या है? पगड़ी रख और घीचक लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति जो है इसका स्वतंत्र प्रयोग होता है और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग होता है। मुहावरों को आप सीधे नहीं प्रयोग कर सकते, ऐसे बोल लीजिए उसका कोई मतलब निकले। जब तक आप वाक्यों में नहीं प्रयोग करेंगे तब तक मुहावरे का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन लोकोक्तियां ऐसी होती हैं, क्योंकि लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? ये लोगों द्वारा कही गई बातें होती हैं, लोगों की उक्ति होती है। तो लोकोक्तियां जो है इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है। तो पगड़ी रख और घी चक का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए है मित्रों मान सम्मान से ही जीवन आनंद है, ऑप्शन बी है पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, ऑप्शन सी है निर्लज होकर कुछ पाना, ऑप्शन डी है बदनामी से बुरा नेक कामी। तो पगड़ी रख घी चक, अच्छा पगड़ी क्या मतलब? पगड़ी रखने से क्या मतलब? पहले जब होता था कोई पगड़ी रख देता था, यानी कि वो सब कुछ अपना समर्पित कर दे रहा है, अपना मान सम्मान रख दे रहा है, तो यही है पगड़ी रख घी चक। इसका मतलब क्या होगा? निर्लज्ज होकर कोई चीज पाना, किसी चीज की निर्लजता पूर्वक प्राप्ति करना। अगला प्रश्न है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्योम क्या होता है? व्योम किसे कहते हैं? आकाश को कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? ऑप्शन ए है अंतरिक्ष, ऑप्शन बी है अंबर, ऑप्शन सी है पीयूष, ऑप्शन डी है नभ। तो पीयूष जो है ये अमृत का पर्यायवाची होता है, पीयूष अमृत, और सुधा, सुधा। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी पीयूष जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। और इसमें क्या पूछा गया था? व्योम का पर्यायवाची। ठीक, अगला प्रश्न है जो स्त्री सूर्य कभी ना देख सके, जो स्त्री कभी सूर्य ना देख सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है विदुषी, ऑप्शन बी है अलच्छा, ऑप्शन सी है असूर्यम पश्या, ऑप्शन डी है शास्त्राज्ञा। तो जो स्त्री कभी सूर्य ना देख सके या जो स्त्री कभी सूर्य ना देखे या उसको देखने को ना मिले, यूं कह लीजिए, तो इसको क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? असूर्यम पश्चा। क्या होता है? असूर्यम पश्चा। और विदुषी जो है ये विद्वान का स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? विदुषी। ठीक, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है यानी बर्तनी, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, विदुषी ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है अज्ञ का अर्थ निम्न में से कौन सा है? अज्ञ का अर्थ इनमें से कौन सा है?
तो अज्ञ का मतलब क्या होता है, ज्ञा का मतलब पहले आप बताइए क्या होता है। ज्ञा का मतलब क्या होता है, ज्ञानी। कहते नहीं कि हिंदी का जो वर्णमाला है आ से शुरू होता है और ज्ञा पे खत्म होता है, यानी अनपढ़ से शुरू होता है और ज्ञानी बना देता है। तो ज्ञा का मतलब क्या होता है, ज्ञानी, जानने वाला। और इसके पहले जब आ लग जाएगा साथियों तो ये क्या हो गया, अज्ञ हो गया। तो अज्ञ क्या मतलब क्या होगा, जो कुछ भी नहीं जानता उसे क्या कहेंगे, अज्ञ कहते हैं। ठीक। और अज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ। विज्ञ मतलब जानने वाला। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। इसमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए है, मोहन ने पूछा राम की आयु कितनी है। ऑप्शन बी है, सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। ऑप्शन सी है, मोहन बाजार गया था। ऑप्शन डी है, मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो इसमें से सबसे उपयुक्त तो कौन सा लगा आपको, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहन को बाजार क्यों जाना था। और जो है ये मोहन ने पूछा राम की आयु कितनी है, तो ये किसी की बात कोई और बता रहा है, यानी प्रश्न सीधे नहीं किसी और से पूछा गया था। जैसे आपसे कोई पूछे कि तुम कब जा रहे हो, और आप किसी और से पूछे कि यार वो हमसे पूछ रहा था कब जा रहे हो, तो दूसरे की बात है, वो प्रश्नवाचक तुम्हारे लिए था या आपके लिए था, और जो जिससे आप बता रहे हैं उसके लिए नहीं था। तो इसमें कौन किसमें प्रश्नवाचक लगेगा, मोहन को बाजार क्यों जाना था, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बिना पलक गिराए हुए मतलब ऐसे टकाटक देखना, आंख में आंख मिला के। ठीक। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है अनिमेष, ऑप्शन बी है सहोदर, ऑप्शन सी है सुनैना, ऑप्शन डी है अपलक। तो सुनैना क्या होती है, अच्छी आंखों वाली स्त्री। अच्छी आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं, सुनैना। आंखों वाली स्त्री इसे कहते हैं सुनैना। और सहोदर क्या होता है, एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले। जैसे जो दो सगे भाई होते हैं उन्हें सहोदर कहा जाता है, या दो सगी बहनें हैं या भाई बहन कोई हो, तो उसका कहने का मतलब क्या है, सहोदर का एक ही माँ के पेट से जन्म लेने, एक ही माँ के पेट से जन्म लेना, जन्म लेना। और अगर इसका विलोम कोई पूछे तो सहोदर का विलोम क्या होता है, अन्योदर, अन्य माता की उदर से जन्म लेना या अन्य माता की पेट से जन्म लेना। ठीक। और बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द क्या होता है साथियों, अनिमेष होता है। बिना पलक गिराए हुए या बिना पलक झपकाए हुए भी कभी कभी पूछा जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, अनिमेष होगा। ठीक। तो ये दो पेपरों को मिला के हम 15-15 30 क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो गद्यांश के ही रहते हैं। तो जो है दो पेपरों का प्रीवियस ईयर पेपर जो थे यूपीपीसीएस के, उन्हीं से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो मिलते हैं मित्रों कल एक नए सेशन में। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, शेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक। तो मिलते हैं मित्रों कल एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।